मांग आपके पास एक अध्याय होता है। अभी इसके पहले पढ़े थे मुद्रा, मुद्रा में सब देख लिया था। मांग ये देखिए, मांग का आपके पास दो चीज होती है। पहला नियम आपके पास समझिए, साधारण नियम जो कभी कभार जाता है। मांग का साधारण नियम आपके पास क्या होता है? तो मांग का साधारण नियम ये होता है, अगर किसी वस्तु की आपके पास कीमत, ठीक है, बाकी जितना पीछे से देखते जाइएगा, बाकी यूट्यूब में वीडियो डल जाएगी तो कोई दिक्कत है नहीं है, तो वो आप नोट्स कर लेना। और क्या नाम, इंग्लिश जो मैथ है चलेगी, उसमें कोई समस्या नहीं, वो तो मुझे बोलना ही है प्रश्न। तो कीमत, अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग का एक साधारण नियम होता है कि जो आपके पास मांग होगी, मूल्य बढ़ेगा तो मांग आपके पास क्या हो जाएगी? घट जाएगी। बिल्कुल है। और इसी का उल्टा आपके पास होता है, यदि आपके पास कीमत आपके पास घट जाती है तो मांग आपके पास क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। ये होता है आपके पास इसका नियम। ठीक, मांग का साधारण नियम। पहला प्रश्न आपके पास ये कि मांग का सिद्धांत किसने दिया था, क्योंकि ये इकोनॉमी का टॉपिक है, डिमांड। ठीक, जैसे क्रिम सा टॉपिक है बैंकिंग, डिमांड, राष्ट्रीय आय, कृषि, उसी में हम लोग पढ़ रहे हैं डिमांड। ठीक, मांग। तो मांग जो आपके पास होता है, तो इसके जो आपके पास सिद्धांत दिया था, उस व्यक्ति का नाम था आपके पास अल्फ्रेड आपके पास मार्शल। इस व्यक्ति ने इसका आपके पास सिद्धांत दिया था, इतना याद रखेंगे। अब इसका एक अपवाद है, मांग का अपवाद है। उस अपवाद को अब बस इतना ही बहुत है, बस मेन पॉइंट समझते जाओ और निकलते चलो आगे की तरफ आपके पास। ठीक है, अपवाद, अपवाद इसका यह है कि एक वस्तु होती है, जिस वस्तु को कहते हैं आपके पास गिब्बन वस्तु है। कभी कभार सीधा विकल्प आ जाएगा, गिब्बन वस्तु क्या होता है? तो बोलिएगा मांग का नियम तो आपने बता दिया, पैसा बढ़ेगा तो मांग घट जाएगी, और पैसा आपके पास कम हो जाएगा तो मांग बढ़ जाएगी। लेकिन गिब्बन वस्तु में कभी कभार उल्टा हो जाता है, अपवाद अपवाद ही होता है। ठीक है, अपवाद आपके पास ये हो जाता है गिब्बन वस्तु में कि जब कभी कभार आपके पास कीमत बढ़ती है तो मांग भी बढ़ना प्रारंभ हो चलती है। मान लीजिए जितना कीमत बढ़ेगी उतना मांग आपके प्रारंभ हो चलेगी। ये समय और शेड्यूल और किसी कारण बस ऐसा होता है। जैसे कोरोना काल की बीमारी में तमाम चीजें, मांग भी बढ़ रही थी और कीमत भी बढ़ती चली जा रही थी, घट नहीं रहा था। तो वो समय शेड्यूल पे आपके पास होता है। बाकी डिटेल उतना पढ़ना नहीं है, जितने से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे उतना पर देख लीजिए। ठीक, आपके पास जब कोरोना काल में समझ रहे थे कि आप कोई भी सब्जी लेने जाओ तो रेट भी बढ़ रहा है, लेकिन मांग कम नहीं हो रही थी, मांग बढ़ती चली जा रही थी। ठीक है, ये चीज तो इसी का अपवाद आपके पास, इनको कहते हैं गिब्बन वस्तुएं। ठीक, और इसी का आपके पास दूसरा उल्टा यहां पर भी हो जाता है। कभी कभार कीमत घटने लगती है तब भी मांग नहीं बढ़ पाती है, मांग तब भी आपके पास क्या करती है? घटती है। सिंपल सा नियम पूछे कि कीमत बढ़ रही है और मांग घट रही है, और कीमत घटी और मांग बढ़ी, तो ये तो साधारण नियम है मांग का। जो आपके पास साधारण नियम, इसको कहते हैं साधारण नियम। बाकी आप इसको समझदार हैं, इसको आप समझ लीजिएगा बाद में। बस यहां मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि बोर्ड में बहुत चीजें लिखनी है, भर जाएगा बोर्ड। साधारण आपके पास नियम, लेकिन अपवाद नियम आपके पास कह दे तो अपवाद आपके पास है, उसको कहते हैं गिब्बन वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि गिब्बन वस्तुओं का फिर खोजकर्ता, सिद्धांतकर्ता कौन थे जिसने ये अपवाद दिया होगा? तो आप बोलेंगे यहां पर आपके पास जो सिद्धांत थे उसका नाम था आपके पास रिचर्ड गिब्बन। इन्हीं के नाम से आपके पास ये सिद्धांत आज जाना गया, तो ये इन्होंने दिया था। ठीक है, अब मांग अध्याय में एक और आ जाता है लोच का नियम। कभी कभार आ जाता है कि मांग की लोच क्या होती है, ये भी समझ लीजिए। अगला आपके पास हेडिंग है मांग अध्याय, टॉपिक है अब मांग, डिमांड। पहला चीज समझ ली अल्फ्रेड मार्शल का, दूसरा चीज रिचर्ड गिब्बन का समझ लिया, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे आपके पास मांग के लोच का नियम। मांग के लोच का नियम, लोच का मतलब ये समझ लो, जैसे आप लोग कभी कभार कहते हैं कि लोचा हो गया, लोच मतलब कभी गड़बड़ी, एकदम से मार्केट टर्न करेगा और एकदम से आपके पास हाई करेगा, तो इसको कहते हैं आपके पास मांग का लोच का नियम। ठीक है, इसमें कितना जानना है ये आप समझ लीजिए। पहला पॉइंट आपके पास बस केवल इतना जानना है, इसमें ध्यान दीजिए। यहां पर आपके पास क्या होगा कि कीमत जैसी परिवर्तन होगी, ये इसमें कोई चिन्ह नहीं बनाना, यहां पर चिन्ह है प्लस माइनस, यहां नीचे तो अप हो गया, ये दोनों अप जा रहे, ये दोनों डाउन जा रही, ये नहीं कहता। ये कहता है मांग का लोच का नियम कि अगर कीमत अपने के में परिवर्तन करेगी, अगर कीमत अपने में परिवर्तन करेगी तो मांग, जो मांग होगा वो एक निश्चित दर पर, मतलब एक निश्चित होगा उसका, निश्चित दर पर तुरंत परिवर्तन कर लेगी। ये आपके पास होता है मांग का लोच का नियम। फिर समझ लो, कीमत अगर किसी वस्तु का मूल्य किसी अनुक्रम में अपने आप को परिवर्तन करता है तो जो मांग होगी वो निश्चित रेशियो में ये भी परिवर्तित आपके पास हो जाएगी, निश्चित रेशियो में। चलिए एक मैथ के उदाहरण से समझ लीजिए। मैथ तरह से ये समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास किसी चीज की कीमत
एक पास किसी भी कोई वस्तु है, उस वस्तु की आपके पास कीमत बढ़ गई, मान लीजिए 5%, ध्यान समझना 5% बढ़ गई, तो मांग क्या करेगा, मांग आपके पास 15% गिर जाएगी, 15% आपके पास गिर जाएगी। इसको कहते हैं रेशियो, अनुपात। तो अनुपात आ गया 5 का आपके पास 13, 5 एकम 5, 5 × 15, मतलब एक निश्चित है बिल्कुल। अगर 5% कीमत बढ़ी तो 15% मांग गिरी, अगर 10% और बढ़ जाती तो 30% मांग गिर जाती। मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्ट रहता है आंकड़ा इकोनॉमी में कि ये इतना ही जाएगा, ना आगे होगा ना पीछे। उसको कहते हैं मांग का आपके पास कौन सा नियम, तो आंसर बोलेंगे आपके पास कौन सा, लोच का नियम। ठीक है, चलिए आगे आपके पास देखते हैं नेक्स्ट, अगला अध्याय आपके पास इतना। बस मांग में एक बार पुनः एक बार देख लीजिए, बाकी मैं फिर आगे बताता हूं, देख लीजिए। हाँ चलिए, अब नेक्स्ट बस मांग क्लियर। अगली हमको चीज आपके पास देखना है जिसको कहते हैं, एक छोटा सा टॉपिक आपके पास आता है बाजार। पहले बाजार समझ लीजिए, बाजार क्या होता है। एक टॉपिक ये है, कितना आपके पास बाजार। अब बाजार आपके पास क्या, तो बोलिएगा बाजार 3 प्रकार का होता है जो पूरे वर्ल्ड में बाजार माना जाता है। पहला बाजार आपके पास कहिएगा, पहला बाजार होता है जिसको कहते हैं आपके पास पूर्ण एकाधिकार बाजार, एकाधिकार बाजार। दूसरा जो बाजार आपके पास होता है, ये होता है आपके पास अल्प एकाधिकार बाजार, इसी को अपूर्ण बाजार भी कहते हैं, अपूर्ण आपके पास बाजार। ठीक है, और एक आपके पास बाजार होता है, या फिर इसका नाम चेंज करके यहां पर आपके पास कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता वाला आपके पास बाजार। ठीक है, एक होता है अल्प प्रतियोगिता या अपूर्ण बाजार, और तीसरा होता है आपके पास एकाधिकार का बाजार। 3 प्रकार का बाजार के टॉपिक में हमको पढ़ना होता है, बस इतना समझ लो। यहां से प्रश्न आ जाए सीधा कर दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए क्या है, थोड़ा एक एक लाइन भी जान लीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसको कहते हैं, ध्यान समझना, वो पॉइंट जानना है। ठीक, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार आपके पास उसको कहते हैं जहां पर विक्रेता बहुत सारे होते हैं। विक्रेता मतलब आपके पास बेचने वाले बहुत सारे होते हैं, बहुत ज्यादा, और क्रेता भी पर्याप्त होते हैं, खरीदने वाले भी पर्याप्त होते हैं। तो विक्रेता भी ज्यादा होते हैं और आपके पास क्रेता भी ज्यादा होते हैं। मतलब ये समझ लो, सिंपल भाषा में लिखे कि खरीद और बिक्री करने वाले और खरीदने वाले पर्याप्त मात्रा में होते हैं। उसके नाम से पकड़िए, उसको कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, सुबह शाम आप मंडी जाएं तो मंडी में ढेर सारे लोग हैं, कई लोग सब्जी बेचने वाले हैं और कई लोग खरीदने वाले हैं। यहां पर कोई लफड़ा नहीं है कि किसी प्रकार का कोई आपके पास, जितने दुकानदार उससे ज्यादा आपके पास ग्राहक, मतलब पूर्ण संतुष्टि। अगर आपको अपनी दुकान सेटल करना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगी, तब सेटल हो पाएगा। इसको कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता, मतलब 100% कंपटीशन तुमको इस बाजार में मिलेगा। ठीक है, बस इतना ही जानना है। बाजार कोई पूछे तुरंत बता दीजिएगा। बाजार आपके पास 3 प्रकार का होता है, तीनों के नाम बता देना। मान लो विकल्प में इस 3 के अलावा तुमको और भी कोई नाम दिख जाए, तुरंत कह देना ये बाजार का रूप नहीं होता। तो अगर उसके अंदर का पूछ दे तो ये मान लीजिए वो तुमसे ये कह दे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का लक्षण बताइए, और 4 विकल्प दे देगा। क्रेता कम होते हैं, विक्रेता ज्यादा होते हैं, क्रेता विक्रेता समान होते हैं, क्रेता कम विक्रेता, ऐसे कुछ करके बना देगा। तो आप समझ जाइएगा विक्रेता और क्रेता पूर्ण होते हैं। बिल्कुल इसको रटना नहीं है, बिल्कुल ऐसे समझो कि बात तो सही है। आप नाम देखो, पूर्ण प्रतियोगिता, जैसे आप पुलिस का फार्म भरे तो पूर्ण प्रतियोगिता है, अल्प प्रतियोगिता नहीं है। मान लीजिए सब कंपटीशन में है तो आपका सब बराबर, जितने फार्म है उतने लड़के अभी वाले, मतलब सब। ये है बाजार का नियम। अगर आपके पास अल्प अपूर्ण बाजार, ये भी देख लो। अल्प अपूर्ण बाजार में कुछ लोगों के पास पावर होती है पूरे बाजार को संभालने की। ठीक है, ये भी बाजार आपके पास होता है। यहां पर कुछ लोग, अब इसका मैं एक व्यवहारिक एग्जांपल ही बताते चलता हूं। ये इसको मैं इकोनॉमी की भाषा में लिखूं तो इकोनॉमी की भाषा में आपके पास ये आएगा, कुछ विक्रेता होते हैं और पूरे बाजार पर या पूर्ण बाजार पर व्यापक क्षेत्र में ये अपना प्रतिबंधित किए रहते हैं। पूर्ण बाजार पर व्यापक क्षेत्र में, ये देखो जब कभी कभार आप बाजार जाते हैं तो आपने कभी कभार कुछ ऐसी चीजों का नाम सुना होगा जहां पर व्यक्ति कहता है यार ये तो पूरे रात में 2-3 स्थान पर मिलता है, बस और जगह नहीं मिलता। तो मतलब
कुछ विक्रेता और जो पूरे के पूरे व्यापार क्षेत्र को अपने कब्जे में किए हैं। ठीक है, ये जैसे अब मैं उदाहरण क्या बताऊं आपको, जैसे प्लॉटिंग वाला बिजनेस हो गया, तो प्लॉटिंग वाले बिजनेस में 50-60 प्लॉटिंग रात में नहीं कर रहे हैं लोग, मुश्किल से तुम 10-12 लोगों का नाम गिन दोगे कि भैया उनका खानदान हो गया, इनका ये हो गया, इनकी सोनी जी हो गई, ये भैया आपके पास ही हो गए, ये लोग करते हैं आपके पास प्लॉटिंग। तो अल्प लोग या अल्प कुछ विक्रेता, और कुछ विक्रेता ने पूरा बाजार कब्जे में करके रखा है, इसको कहते हैं आपके पास कैसा, अल्प प्रतियोगिता बाजार या अपूर्ण बाजार। पूर्ण नहीं है, अगर पूर्ण हो जाता तो विक्रेता खूब होने चाहिए थे और खरीदारी भी खूब होने। यहां पर कुछ विक्रेता होंगे और पूरे बाजार में अपनी धौंस जमाए रहेंगे। ठीक है, ऐसे समझ लो बस। ठीक, अगला जाइए आपके पास एकाधिकार बाजार, ये देख लो, यहां पर कुछ नहीं होंगे, ना पूर्ण होंगे, यहां पर मात्र एक विक्रेता होगा और पूरे मार्केट को संभाल रहा होगा। बस ये समझ लो, एक विक्रेता। जैसे मैं एक खाने पीने से उदाहरण लूं, क्योंकि मुझे अभी यही उदाहरण याद आ रहा है अपनी रात में। ठीक है, जैसे आप आश्रय होटल के सामने जाएंगे तो एक कबाब वाला है, क्या नाम है उसका, ठीक है, सम्राट। केवल रात में एक वही है इकलौता। अब एकाधिकार कब्जा है उसका उस वाले फूड पे। ठीक, रात में कोई उसका ऑप्शन नहीं है कि आपके पास कबाब बना के और कोई खाए। अब वो चाहे 30 रुपए की थाली करे चाहे 50 रुपए की थाली करे, बिकेगी पक्का, क्योंकि वो उसका आपके पास एकाधिकार क्षेत्र है। ये भी बाजार होता है। तो बाजार कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। ठीक है, इतना याद रखेंगे, पूर्ण, अल्प, अपूर्ण और एकाधिकार। कभी कभार अल्प का नाम चेंज करके अपूर्ण भी कह देता है, तो समझ जाना, अपूर्ण मतलब जहां पूरे विक्रेता नहीं कुछ विक्रेता होते हैं। ठीक है, बस। अगला एक छोटा सा टॉपिक आपके पास इकोनॉमी में आता है, उसका याद रखेंगे। एक आपके पास ये हो गया, एक आपका मांग। नेक्स्ट आपके यही लिख देता हूं क्योंकि छोटा सा है, इसको कहते हैं आपके पास मजदूरी। मजदूरी आपके पास देख लीजिए, तो बोलिएगा मजदूरी केवल 2 ही प्रकार की होती है। बाजार होगा तो मजदूरी तो कंफर्म आपके पास होगी। तो मजदूरा, पहला क्वेश्चन आपके पास की इकोनॉमी में मजदूरी को कितने प्रकार की मानी गई है, तो आंसर बोलिएगा 2 प्रकार की। बस, पहली मजदूरी, तो पहली आपके पास मजदूरी बोल दीजिए, वह मजदूरी जो कि आपके पास नगद मजदूरी होती है, नाम याद रखना पड़ेगा, नगद मजदूरी। दूसरी आपके पास मजदूरी होती है, इसको कहते हैं आपके पास वास्तविक आपके पास मजदूरी, इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा बहुत अच्छे से। बस, इसके अलावा कोई भी नाम तुमको मिले तुरंत गलत कर देना, कह देना ये मजदूरी नहीं होती है। चलो अब इसके बारे में समझ लो, वरना इसकी डिटेल नहीं आएगी। ठीक है, बस इतना ही आएगा तो, वरना इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। फिर आगे बढ़े। नगद मजदूरी आपके पास वह मजदूरी जहां पर व्यक्ति को काम के बदले आप नगद देते हो। आपने कोई व्यक्ति को लाए हो, आपने उसको दिहाड़ी देना प्रारंभ कर दिया, आपने कहा 300, 400, 500 रुपए का दिन हम तुमको देंगे, इसको कहते हैं नगद मजदूरी। ये तो चलो समझ में आ गई। अब थोड़ी दिक्कत होगी वास्तविक मजदूरी में। फिर वास्तविक मजदूरी क्या हो गई? वास्तविक मजदूरी वह मजदूरी होती है, आपने देखा होगा बड़े बड़े लोगों को अपने अंडर पे 2-3 लोगों को हमेशा रखते हैं। इसके बाद क्या हुआ, उनसे काम कराएंगे, काम कराने के बाद शाम के टाइम पे एक आध कह दो गुटखा खिला दिया, नहीं हो तो थोड़ा प्यार से बोल दिया, खाने ही खिला दिया, बस, और काम भी करा लिया। असली मजदूरी ये होती है वास्तविक मजदूरी। गांव में अधिकांशतः इसी मजदूरी का फायदा उठा लेते हैं जमींदार लोग और बड़े लोग। ठीक है, छोटे छोटे लोगों को प्यार से बोल के अपना काम करा लिया, शादी विवाह है, कहीं कुछ हुआ, आपके पास कुछ भी तमाम ढेर सारे कामों, लकड़ी कटनी है, कहीं कुछ होना है, काम करा लिया और थोड़ा हाथ फेर दिया पीठ में और बस पीठ थपथपा दी और थोड़ा मोड़ा गाड़ी में घुमा दिया, ज्यादा पड़ी तो ड्रिंकिंग थोड़ी करा दी, हो गया काम। खर्चा किया 50 का, काम करवा लिया कम से कम 1000 का। ये होता है आपके पास कौन सी मजदूरी? वास्तविक। क्या बोलेंगे? मजदूरी कितने प्रकार की? 2, नगद और आपके पास कौन सी? वास्तविक। बस, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। नेक्स्ट आपके पास आगे देखिए, अगला टॉपिक आपके पास नेक्स्ट, इस टॉपिक का नाम होता है आपके पास जीएसटी। अब ये देखिए, इससे बड़े प्रश्न आ जाते हैं, छोटे छोटे से आपके पास प्रश्न याद रखेंगे। डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है जीएसटी की, बाकी फुल फॉर्म तो आप सबको पता ही है आपके पास। अब शांत रहिएगा, बस अब केवल सुनना है। आप बोलेंगे फुल फॉर्म हमको पता है, गुड एंड आपके पास सर्विस और आपके पास क्या? टैक्स। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन आपके पास, बस इसमें डेट से बड़ी कंफ्यूजिंग है। पहला प्रश्न ये आता है, जीएसटी को लोकसभा में कब पास किया गया था? डेट आती है, डेट याद रखना पड़ेगा आपको, हल्के में मत लीजिएगा। आप बोलेंगे जीएसटी को जो पार्ट इन्होंने किया था, ये किया था 6 लोकसभा में, एल फॉर लोकसभा, बाकी आप वीडियो में देख के समझ जाइएगा, एल फॉर लोकसभा, बाकी नहीं लिखूंगा यहां पर। 6 मई आपके पास 2015 में इसको लोकसभा से पास किया। बहुत बढ़िया।
अगला क्वेश्चन आपके पास ये आ जाता है, आज इसकी इतनी डेट क्यों पूछी जाती है? डेट इसलिए पूछ ली जाती है, एक तो भारत सरकार का ये सबसे बड़ी एक कर लेने की योजना है जो वर्तमान में लागू है। अब कुछ लोग इसको अपवादित मानते हैं, कुछ कहते हैं ना ये तो गलत है, और कोई कहते नहीं इससे बहुत फायदा हुआ, इसलिए आज तक प्रश्न इससे आते रहते हैं और आज भी टैक्स तुम्हारा इसी से लिया जाता है। चलो आ जाओ, दूसरा पूछे कि राज्यसभा से कब पास हुआ था, तो बोलिएगा राज्यसभा से जो पास हुआ था 8 अगस्त आपके पास 2016, 15 नहीं है 2016 लटक गया था राज्यसभा में पास होने, क्योंकि इसके पीछे काफी विवाद हुआ, 1 साल 3 महीने के बाद पास हुआ था, समझ लीजिए। ठीक है, अगली बात आपके पास राष्ट्रपति जी ने कब इसमें साइन किया, तो राष्ट्रपति जी ने जो साइन किया था ये किया था 8 सितंबर आपके पास 2016 राष्ट्रपति ने साइन किया। अगला प्रश्न आपके पास याद है कि देश में कब लॉन्च हुआ, पूरे देश में आपके पास इसको कब लॉन्च किया गया, तो ये किया गया था 1 जुलाई आपके पास 2017। सभी डेट याद रखेंगे। पहला आपके पास कब हुआ था 6 मई 2015, फिर कब कह देना 1 साल 3 महीने बाद अप्रोक्स 8 अगस्त 2016। इसके बाद राष्ट्रपति ने कब उसमें हस्ताक्षर किए, तो राष्ट्रपति ने जो हस्ताक्षर किए 8 सितंबर 2016, और पूरे देश में कब लॉन्च हुआ, तो 1 जुलाई 2017। ठीक है, इतना याद रखेंगे। यस, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन कि ये बताइए अगर कोई व्यक्ति को जीएसटी पार नहीं कर रहा है, मान लीजिए नहीं भर रहा है, तो उसका जुर्माना कितना होगा, तो बोलेंगे 10%। अगर आप जीएसटी नहीं भर रहे हैं और कभी पकड़े जाएंगे, जब कभी भी पकड़े जाएंगे, अपनी पूरे उसका 10% तो एक्स्ट्रा जुर्माना ही देना होगा। नेक्स्ट आपके पास अगला आता है कि जीएसटी के प्रकार बता दीजिए, तो बोलिएगा जीएसटी के प्रकार 3 होते हैं। आप चाहे कोई भी बिल बनवाइए, पक्का बिल, उसमें ये 3 नाम तुमको 100% दिखेंगे। वो 3 नाम आपके पास कौन से होते हैं, एक आपके पास होता है जिसको कहते हैं आपके पास सीजीएसटी, बड़ा सिंपल है, सी फॉर आपके पास सेंट्रल, जीएसटी का मतलब जीएसटी, आपके पास एसजीएसटी, आपके पास एस का मतलब होता है स्टेट, राज्य का, और आपके पास जीएसटी, आप यूपी से कोई चीज खरीदेंगे तो आपके पक्के बिल में 2, चाहे सोना, चाहे चांदी, चाहे गाड़ी, चाहे मोटरसाइकिल, चाहे कहीं पर भी आप चाहे रामरती में खाना खाने क्यों ना चले जाए, पक्का बिल बन के देते हैं बोलो, और जो कंप्यूटर से बिल निकलेगा वो दोनों लिखा होगा आपका, इतना आपका सीजीएसटी, इतना आपके पास एसजीएसटी। ठीक है, क्योंकि छोड़ा नहीं गया है भोजन को, किस किस चीज को छोड़ा गया वो देखेंगे बाद में। तो सीजीएसटी सेंट्रल, एसजीएसटी स्टेट, एक जीएसटी और होता है आपके पास ईजीएसटी, जो केंद्र शासित प्रदेश है आपके पास, यहां पर जो टैक्स लेता है वो ये होता है। स्टेट केंद्र हर जगह लेता है, बस स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश में अंतर कर लेता है। अगला क्वेश्चन आपके पास छूट किसको दी गई, जीएसटी में किसको शामिल नहीं किया गया, 2 चीज को, एक आपके पास शिक्षा को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया। आप किताब खरीदे, बुक खरीदे, कोई भी चीज खरीदे पढ़ाई लिखाई की संबंधित की चीजें, उसमें आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगी, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सीधी बात ये समझ लो। शिक्षा के साथ में और आपके पास किसमें छूट दी गई, स्वास्थ्य में। अगर आपकी तबीयत खराब होती है, कुछ भी होता है, तो व्यक्ति बीमार है तो उसको बीमारी के बिल में, जो भी मान लीजिए आप बड़े से बड़े अस्पताल में प्राइवेट में दिखा लीजिए, मान लीजिए 3-3 लाख 4-4 लाख आपका पेमेंट का बिल बना है, उसमें आपको टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स आपका जीएसटी से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो आप बोलेंगे छूट कितने से दी गई है, शिक्षा से, और आपके पास किससे दी गई है, स्वास्थ्य से। ठीक है, बस अगला टॉपिक पढ़िए। अगला टॉपिक आपके पास जीएसटी के बाद आपको पढ़ना है बजट। अब बजट में देख लीजिए आपके पास में एक टॉपिक मांग, दूसरा टॉपिक बाजार, मजदूरी को छोड़ दो, तीसरा टॉपिक आपके पास जीएसटी, चौथा टॉपिक आपके पास क्या, बजट। अब बजट देखिए, कोई कहे बजट क्या है, अब बजट तो बता देना, बजट आपके पास वह होता है आने वाला वर्ष या 1 वर्ष, ठीक है, ध्यान समझेंगे, आने 1 वर्ष की होने वाली आय सरकार करती है। बजट तो बनाना ही पड़ता है, चाहे अपने घर का बजट हो, चाहे देश का बजट हो, बिना बजट तो कुछ होने नहीं चला। तो आपने कहा 1 वर्ष की आपके पास आय, उस आय में खर्चा कितना है वो, और खर्चा के बाद कितनी बचत होगी, इन सब के जो आंकड़े निश्चित किए जाते हैं वो किस में निश्चित करे जाते हैं, बजट में। बजट आपको एडवांस में पहले ही बना के रखना होता है। अगला पॉइंट आपके पास ये कि बजट का आर्टिकल बताइए, संविधान में शामिल है ना बजट, तो बजट का आपके पास आर्टिकल किस अनुच्छेद के द्वारा ये बजट पूरे देश में पेश किया जाता है, तो आर्टिकल बोलेंगे आपके पास 112, बिल्कुल मत भूलिएगा, आपके पास 112 अनुच्छेद के द्वारा बजट आता है, इसको कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट आपके पास बजट को पेश करने वाले आयोग का नाम बताइए, तो आयोग का नाम आपके पास जो होता है इसको कौन सा आयोग कहते हैं, वित्त आयोग कहते हैं। आर्टिकल बताइए, तो आर्टिकल आपके पास बोलिए कौन सा, 280। ठीक, अगला नेक्स्ट, बजट का समय बताइए कि बजट कब पेश
पेश किया जाता है? हर साल पेश किया जाता है। तारीख बताइए। तो तारीख आप बोलेंगे ये बजट जो पेश होता है हमेशा हमारी भारत सरकार 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का करती है बजट पेश। ये आपका समय 1 अप्रैल से 31 मार्च। अप्रैल से मार्च मत पहुंच जाइएगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बेटा लिखो नहीं सब हम बाद में लिखना, बाद में सब करना, पहले समझो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 मार्च। और 31 मार्च के बाद जैसे ही एक दिन लगेगा तो क्या लग जाएगी? 1 अप्रैल। तो आप बोलेंगे 1 अप्रैल से लेके आपके पास 31 मार्च तक का बजट पेश किया जाता है। ओके, और कुछ? अब नेक्स्ट आपके पास ये देखना, मान लीजिए बजट आपका पेश हो गया, तो बजट पेश होने की कितने दिन बाद उसको लागू करा दिया जाएगा? अब बजट आ गया, मान लीजिए अब फरवरी चल रही है, अब देखना आप फरवरी में भी यूपी का बजट चल रहा है, मार्च में बनना प्रारंभ हो जाएगा देश का बजट, और 1 अप्रैल को तुम्हारे अखबार में खबर छप जाएगी कि भैया 1 अप्रैल 2 अप्रैल को या उसकी कुछ दिन आपके पास आगे पीछे कि सिगरेट में इतना % टैक्स बढ़ा दिया गया, इसमें इतना, तब पूरा बाजार चेंज हो जाता है। और यही बजट समझ लीजिए इतना सीक्रेट बजट होता है कि 15-15 दिन 10-10 दिन मंत्रियों की मोबाइलों की सब जमा करा लेते हैं जो लोग बजट बनाते हैं, क्योंकि छोटी सी सूचना अगर देश के बाहर लीक हो गई तो बहुत करोड़ों का घोटाला हो सकता है। मान लीजिए अगर मंत्री को यह पता चल गया, खुद वित्त मंत्री हो, उसको यह पता चल गया कि अब 10% टैक्स बढ़ने वाला है 4 व्हीलर पर, तो तुरंत वो सूचना पहुंचा देगा आपके महिंद्रा पे कि 10% टैक्स बढ़ने वाला है, गाड़ियों की कीमत अभी स्टॉक कर लो। तो महिंद्रा तुरंत ऑर्डर दे देगी पूरे देश में गाड़ी 1 महीने तक ना बेची जाए। क्यों? क्योंकि उनकी गाड़ी पुरानी सस्ती बनी है, अब 1 महीने बाद बिकेगी तो महंगी करके बिकेगी। तो गाड़ी, इसलिए कोई सूचना लीक नहीं करी जाती है। जब बजट बनता है तो पहले खिचड़ी बनाई जाती है, खीर सबको खिलाया जाता है, सबके मोबाइल जब्त करा दिए जाते हैं, किसी को भी 6 से 7 दिन तक अपने घर जाने की इजाजत नहीं होती है। 7 दिन तक जब तक पूरा बजट बनेगा, उसके बाद जब लॉन्च हो जाएगा तब कोई व्यक्ति घर जाएगा, क्योंकि सरकार की एक खबर भी बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। ठीक, आपके पास 1 अप्रैल। अगला क्वेश्चन, बजट पेश करने की कितने दिन बाद तक लागू हो ही जाना चाहिए? तो आंसर बोलेंगे अगर पेश हो गया है बजट तो 75 दिन तक मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, 75 दिन तक बजट को आपके पास क्या कर देना चाहिए? लागू कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बजट बनाने के आंकड़े बताइए, किस किस को ध्यान पे रख के बजट के आंकड़े बनाए जाते हैं? तो बोलिएगा ये आंकड़े होते हैं 3, केवल 3 चीज का ध्यान रखा जाता है और पूरा बजट कंप्लीट करके कर दिया जाता है। अच्छा, 3 आंकड़े बोलिए। तो बोलिएगा, एक पिछला वर्ष का बजट, सबसे पहले ये देखा जाता है कि पिछले साल का हमारा बजट क्या रहा। अच्छा, दूसरा चालू वर्ष का बजट, चालू वर्ष का मतलब जो वर्तमान में जो साल चल रही है इसमें क्या खर्चे में असर पड़ा। तीसरा, ये 3 याद रखेंगे। तीसरा, आगामी वर्ष का बजट, जो जिसके लिए तुम लोग बजट बना रहे हो उसका आपके पास बजट। बोलिएगा बजट के कितने आंकड़े होते हैं? 3। आपके पास एक कौन सा? प्रीवियस, एक कौन सा? प्रेजेंट, और एक कौन सा आपके पास? फ्यूचर। ठीक है, ऐसे समझ लो। आप सिंपल सी बात लो, मान लीजिए आपके पिछले साल का घर का खर्चा था 1 साल का, मान लीजिए 5 लाख मान लो। ठीक है, अब इस साल खर्चा भैया 5 लाख अक्टूबर तक खत्म हो गया है। तो आप कहेंगे यार पिताजी पिछले साल अपने घर का खर्चा कितना था? उसने कहा 5 लाख। पापा ने कहा, आपने कहा इस साल कितना? तो ने कहा इस साल अपना घर का खर्चा हो गया 5,25,000। अच्छा, 25,000 ज्यादा हो गया है, इसको कौन सा वर्ष कहते हैं? चालू। पिछला वर्ष जो 5 लाख था, तो अब तुम अगले साल का जब बजट बनाओगे 2025-26 का या 2024 का नेक्स्ट का, तो कहोगे पिताजी अब 5.5 तो नहीं, कम से कम 5.25 लाख पैसा करके रखो, क्योंकि भाई जब 5 लाख में 25,000 बढ़ गया एक साल में वर्तमान वाले को, तो आने वाले साल में 25,000 तो बढ़ेगा ही, साथ में और भी बढ़ सकता है। तो बजट ज्यादा बना के रखो। तो बजट आपके 3 आंकड़े से पेश किए जाते हैं, पिछला, चालू और आगामी। ठीक है, बढ़िया। अब कभी कभार कुछ क्वेश्चन फैक्ट वाइज पूछ लेता है, पहला बजट कब आया, किसने पेश किया, रेल बजट कब बना, रेल बजट कब अलग हुआ, ये फैक्ट बिल्कुल पता होना चाहिए। चलिए लिखता हूं। तो आप बोलेंगे पहला बजट आपके पास कब आया देश का? तो पहला बजट 1860 में लाया गया था। अगर आपने अच्छे से हिस्ट्री क्लास ली है तो आपको पता होगा 1860 में एक क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, और वहां पर वायसराय आपका बन के कौन आया था? लॉर्ड कैनिंग। और यही कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल। तो आपसे क्वेश्चन कि पहला बजट कब आया? तो बोलिएगा पहला जो आपके पास देश का बजट आया 1860 में, कौन लाया था? तो आंसर बोलेंगे आपके पास लॉर्ड कैनिंग लाया था। चलो भैया, फिर बजट आता रहा, एक ब्रीफ केस में ये बजट लाते थे। इसके बाद बजट आते आते अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, देश आजादी के बाद स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब आया? स्वतंत्र भारत का। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट बोलेंगे जब अपना देश आजाद हुआ, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट आपके पास आया बेटा 26 नवंबर आपके पास 1949।
26 नवंबर, जनवरी में तो लगा दीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को पहला बजट लाया गया था देश आजादी का। अगला क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट आता है, फिर देश आजादी के बाद गणतंत्र दिवस जब संविधान बन के तैयार हुआ 26 जनवरी 1950, इसका बजट कब आया? तो बोले आपकी प्रथम आपके पास गणतंत्र बजट जब आपका देश बिल्कुल बन के संविधान बन के सब तैयार हो गया, तो ये आया था आपके पास 1950 में। और 1950 में कौन लाए थे? तो इनका नाम था आपके पास जॉन मैथाई, इनका नाम याद रखिएगा, ये थे अपने बजट के आपके पास मुख्यालय के अध्यक्ष। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास की हम लोग की चर्चा सुनते हैं, रेल बजट बहुत बड़ा होता है, सरकार ने रेल बजट अलग कर दिया। तो पहला प्रश्न, रेल बजट को आम बजट के साथ कब पेश किया जाता था या कब से पेश होने लगा? तो आंसर बोलिएगा 1924 से रेल बजट आपका आम बजट के साथ आने लगा, मतलब सॉरी रेल बजट को अलग कर दिया गया आम बजट से। तो बोलिएगा 1924 रेल बजट अलग हो गया और आम बजट अलग हो गया। सरकार ये मानती है कि रेल बजट में बहुत खर्चा होता है, जैसे मान लीजिए अपने घर में कोई बड़ी, मान लो घर में तमाम प्रोग्राम है, इस बार महीने का कितना खर्चा, इस साल शादी में कितने जाने खर्चा, लेकिन अब आपके घर में शादी आ गई है तो आपको वो बजट अलग बनाना पड़ेगा कि भैया घर का खर्चा तो 5 लाख है ही, शादी में कम से कम 10 से 20 22 25 मतलब इतना लाख पैसा खर्च हो सकता है, तो वो बजट आपको अलग बनाना पड़ेगा। यही सरकार कहती थी। सरकार कहती थी रेल में बहुत खर्चा होता है तो रेल का बजट अलग पास करो और आम बजट अलग पास करो। तो आप बोलेंगे जो अलग अलग बजट पास होने लगा पहली बार, ये कब हुआ था? 1924 से रेल बजट। और पहली बार बजट कब निकला था? 1860 में। लेकिन आगे चलकर सब कुछ अच्छा चलता रहा, फिर आगे चलकर बीजेपी सरकार आई और बीजेपी सरकार ने आपके पास इसको क्या किया, इस बजट को फिर एक कर दिया। रेल और आम बजट आज एक ही साथ पेश होता है। तो बोलेंगे 2017 से 18 के बीच में रेल बजट प्लस आपके पास आम बजट को फिर क्या कर दिया, एक कर दिया। ठीक है, तो अलग कब हुआ था? 24 में, और एक फिर कब हो गया? 2017-18 में। ठीक, और पहला बजट कब आया था? 1860 में। चलिए भैया अगला टॉपिक आपके पास पढ़ते हैं बैंकिंग। अब थोड़ा बैंकिंग देख लीजिए, बैंकिंग से बहुत आपके पास प्रश्न आ जाते हैं। ठीक, राष्ट्रीयकरण बैंक कब हुआ? एसबीआई कब आई? एसबीआई के पहले आपके पास नाम क्या था? ये सब समझ लेते हैं जी। चलो पहला क्वेश्चन आपके पास कि बैंक इंडिया की सबसे पहले आपके पास कौन सी बैंक आई? तो आंसर बोलेंगे 1700 आपके पास 86 का समय था। जैसे अपनी कलकत्ता में कलकत्ता कोर्ट खोली गई थी 1773 में, जब आपके वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बनकर आए थे बंगाल के, वही समय पे 1786 में एक बैंक खुली। इस बैंक का नाम याद रखेंगे, जनरल आपके पास बैंक ऑफ इंडिया, ये नाम था, इंपीरियल नाम नहीं था, जनरल बैंक ऑफ आपके पास इंडिया। देश की पहली बैंक खुली, तो देश की प्रथम बैंक आपके पास पूछे तो बता दीजिएगा 1786 में खुली थी। फिर क्या हुआ? अंग्रेजों की 3 स्थान पर जलवा चलता था, एक बंगाल में, एक बॉम्बे में, एक मद्रास में। फिर क्रमशः 3 बैंक खोली, एक ही बैंक इन स्थान में खोली गई। यहीं पर कलकत्ता बॉम्बे मद्रास में पहली बार कोर्ट खोली गई थी, यहीं पर कलकत्ता बॉम्बे मद्रास में पहली बार विश्वविद्यालय भी बनवाए गए थे, यहीं पर आप ये सब किया गया था। तो बोलेंगे आपके पास फिर 3 बैंकें खुली, एक बैंक खुली आपके पास कलकत्ता में, एक बैंक खुली आपके पास बॉम्बे में, और एक बैंक खुली आपके पास कहां पर? मद्रास में। ये 3 बैंक खुली, अलग अलग चल रही थी। ठीक, आगे चलकर आपके पास समय बीता 1924 में आपके पास अंग्रेजों को पता नहीं क्या लगा, अंग्रेजों को लगा कि ये सभी बैंक जो अलग अलग है इनको एक कर दो। तो 1924 में सभी तीनों बैंकों को उठाकर एक कर दिया और यहां पर इस बैंक का नाम चेंज हो गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये आपने खूब नाम सुना होगा, इंपीरियल बैंक ऑफ आपके पास इंडिया। 1924 से सब कुछ अच्छा चलता रहा, 47 में देश आजाद हो गया। जब 47 में आपके पास देश आजाद हो गया तो 1955 लगा जब संविधान अपना बनने की तैयार हो गया। तारीख बोलेंगे 1 जुलाई आपके पास 1900 आपके पास 55 को इस इंपीरियल बैंक का नाम चेंज करके भारत सरकार ने अपने अंडर पे ले लिया और इस बैंक का क्या नाम हो गया? एसबीआई। तो कोई आपसे कहे एसबीआई का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया खुद कितने बैंकों से मिलकर बनी थी? तो बोलिए कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास से होकर आपके पास बनी थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपके पास नेक्स्ट आ जाता है कि भारत में ये तो सरकारी बैंक हो गई, बाद में
भारत की कुछ प्राइवेट बैंकों का नाम बताइए जो सबसे पहले खुल गई हूं आपके पास से। तो बोलेंगे एक बैंक आपके पास खुली थी जिसका नाम था 1869 में, इस बैंक को कहते हैं अवध बैंक। अवध बैंक आपके पास सबसे पुरानी बैंक आपके पास प्राइवेट है। मान लीजिए या फिर ये समझ लीजिए कि भारतीयों के प्रतिबंध के द्वारा आपके पास बैंक, मतलब जहां पर भारतीय लोगों ने अपनी बैंक खोलने का प्रयास किया, ठीक, अवध बैंक खुली 1800 आपके पास 69 में। आगे चलकर आपके पास ईयर लगी आपके पास 1880 के आसपास एक बैंक खुली जो आज तक जिंदाबाद है। इस बैंक का नाम क्या है आपके पास? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब के कुछ व्यापारियों ने आपस में मिलकर बैंक खोल दी अपनी खुद की, इसका नाम है आपके पास पीएनबी। आगे चल के आपके पास लगा 1969, अब वापस आइए यहीं पर एसबीआई बन गई। एसबीआई बनने के बाद आगे चलकर 90 आपके पास 69 लगा और सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 14 बैंक मतलब किसके कब्जे में आ गई? भारत सरकार के कब्जे का मतलब यह है कि भारत सरकार अपना उसमें पार्टनरशिप बढ़ा लेती है। पार्टनरशिप कितना बढ़ा लेती है? 51%। 49 क्यों नहीं करती? देखो 100% किसी बैंक का बजट होता है, बैंक क्या कर, पेन भी 100% है, 100% के ऊपर कुछ नहीं होता। तो 100% में अगर 51 रुपया जिसका लगा होगा 100 रुपया में, वही मालिक कहलाता अथॉरिटी। तो भारत सरकार मालिक बनती है हर जगह, 49 में फिर वो फैसला नहीं ले पाएगी, तो 51% वो अपना रखती है। तो 14 बैंकों का आपके पास राष्ट्रीयकरण किया गया आपके पास कब है? 90 आपके पास। इसकी तारीख मुझे जहां तक याद है 15 जुलाई आपके पास 79। इसके बाद आपके पास समय लगा आपके पास 1980। 19 बैंकों में 80 में 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण आपके पास कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है भारत सरकार उसमें इंटरफेयर करने लगती है, ठीक। 90 आपके पास लगा 1980। 1980 के बाद अब थोड़ा सा कुछ व्यावसायिक बैंक का देख लीजिए कि कौन सी बैंक आपके पास बड़ी है, कौन सी बैंक आपके पास छोटी है, ये सब आपके पास देख लीजिए, ठीक है। व्यावसायिक बैंक पहला अगर आपके पास कहे कि बताइएगा आपके पास की देश की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, तो देश की जो सबसे बड़ी बैंक, देश की इस समय जो आपके पास सबसे बड़ी बैंक है सार्वजनिक सेक्टर में, सार्वजनिक का मतलब पूरे देश में अपने आप को कब्जा करके सार्वजनिक क्षेत्र में अपना अच्छा अस्तित्व रखी है, तो वो एक ही बैंक है पहले नंबर पे जिसका नाम क्या है? एसबीआई। और सरकार किसी को होने भी नहीं देगी। एसबीआई, एसबीआई में सरकार का शेयर है 90% और बाकी बैंकों में 51% के ऊपर ही होता है, 51 से कम नहीं हो सकता। मैंने समझा दिया क्यों? क्योंकि राजा बनना है, उसको मालिक बनना है सरकार को, वो नहीं बनना। तो एसबीआई में 90% शेयर है भारत सरकार का, 10% किसका शेयर है? आप जैसे हमारे जैसे व्यक्तियों का, और 5 व्यक्ति जो मैन है उस 10% में, मतलब लेकिन 90% सरकारी है। तो आप बोलेंगे सबसे बड़ी बैंक आपके साथ है एसबीआई। दूसरी सबसे बड़ी बैंक पहुंचे देश की, तो दूसरी जो सबसे बड़ी बैंक है उसका नाम क्या है आपके पास? पीएनबी। अगला क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, देश में विश्व बैंक बताई देश की जो विश्व में सबसे ज्यादा शाखाएं अपनी खोल के रखी है, विश्व में सबसे ज्यादा। तो बोलेंगे एसबीआई एक ऐसी बैंक है जिसका विश्व में सर्वाधिक शाखाएं हैं। अगर आप इंडिया के बाहर जाते हैं तो आपको, अगर किसी भी देश में जाते हैं तो वहां पर तुमको एसबीआई की शाखा मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो विश्व में सर्वाधिक शाखाएं करके फैला के रखी है। अपनी देश की बैंक की बात कर रहा हूं। अगला प्रश्न आपके पास नेक्स्ट आ जाता है कि ये बताइए आपके पास कि जीवन बीमा में प्रवेश करने वाली आपके पास बैंक कौन सी है? तो बोलेंगे जीवन बीमा में अब एसबीआई प्रवेश करिए। करंट का क्वेश्चन है, जीवन बीमा में आपके पास प्रवेश करने वाली बैंक भी कौन सी है? एसबीआई। अब ये भी जीवन बीमा करने लगी है बिल्कुल एलआईसी की तरीके से, तभी तो कहते हैं एलआईसी को खतरा आ गया है। अगर भारत सरकार अब बीमा करवाने लगी है तो लोग एलआईसी क्यों जाएंगे, लोग एसबीआई में जीवन बीमा करा लेंगे। ये करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके पास की वह बैंक बताइए जिसमें चीन में आपके पास सर्वप्रथम या आपके पास अपनी शाखा खोल के रखी है, तो भी आपका नाम क्या देना है? यही एसबीआई। ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे आप, ठीक। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कि भैया आपको इतना तो बता दिया सबसे बड़ी बैंक आपकी एसबीआई है। अब ये बताइए इंडिया में किस बैंक की शाखा बहुत ज्यादा खुली है? तो आपको ये लगेगा एसबीआई बैंक की ज्यादा खुली, नहीं, एसबीआई बैंक नहीं है। अगर भारत में सर्वाधिक शाखा आपके पास पूछे, भारत में आपके पास सर्वाधिक आपके पास शाखा, तो बोलेंगे ये बैंक है स्टैंडर्ड आपके पास चार्टर्ड आपके पास बैंक।
इसकी शाखाएं ज्यादा है। और ये आपके पास बैंक कहां की है, बाहर की, जिसका नाम है आपके पास इंग्लैंड देश की स्टैंडर्ड ऑफ चार्टर्ड बैंक, इसकी शाखाएं ज्यादा है। अगला प्रश्न आपके पास इसके बाद और क्या, हाँ एक प्रश्न आपके पास आता है कि भारत में वह राज्य बताइए जहां पर मोबाइल बैंक भी चलने लगी। मोबाइल बैंक का मतलब ये हुआ बैंक जो गाड़ी से एक स्थान से पिकअप से जाती रहती हैं, किसी गांव में जाकर खड़ी हो जाती हैं, और गांव में व्यक्ति जहां पर बैंक की शाखाएं नहीं है, आप अपना एटीएम लगाकर उस बैंक से, उस गाड़ी के में जो एटीएम रखा होता है उससे पैसा निकाल सकते हैं, इसको कहते हैं मोबाइल बैंक। तो बोलेंगे आपके पास की मोबाइल बैंक आपका भारत की किस राज्य में आपका चलना सबसे ज्यादा प्रारंभ हुआ, तो आंसर बोलेंगे आपका बगल का राज्य है जिसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश। अब एक राज्य ऐसा था जहां पर थोड़ा अधिकांश उस राज्य में पानी भरा होता है और वहां पर लोगों की, गांव के लोगों को स्थल में जाकर बैंक से पैसा निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। तो सरकार ने एक योजना पास करी और वहां पर तैरता हुआ बैंक बना दिया। तैरता हुआ बैंक का मतलब ये समझ लीजिए पानी में आपका बैंक आपका तैर रहा है नाव में, और वहां पर आप अपना खूब खाता लेन देन करिए। तो ये बैंक आपके पास तैरता हुआ बैंक, ये जल में आपके पास तैरता बैंक आपके पास कौन है, कोच्चि। कोच्चि आपके पास कहां पर है, तो आंसर बोलेंगे आपके पास कहां पर है, केरल। अब कल पढ़ेंगे अपन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 4-5 टॉपिक बहुत हो गए, मांग हो गए आपके पास, ये बाजार हो गया, जीएसटी हो गया, बजट हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है। बस इसका नोट लिख लीजिए घर पे जाके बिल्कुल ध्यान से। चलिए